चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है। देखो, अगर हम मोटा मोटी अगर तुमको समझाना चाहें फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या चीज़ था, तो देखो एक राजा था लुइस 16, ठीक है। लुइस 16 मतलब कि उसको जनता का इच्छा के बारे में पता ही नहीं था कि जनता असलियत में चाहता क्या है, या चाहता भी था क्या तो उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। उसी की एक पत्नी थी मैरी एंटोनी। गेट्स गेट्स खोल दो। तो लुइस 16 की जो पत्नी थी मैरी एंटोनी, उस वो तो और पागल। एक बार की बात है, गरीब लोग आया, अब बोला कि मैडम हमारे पास रोटी खाने का पैसा नहीं है। तो बोलती कि तुम है ना केक खा लो। रोटी नहीं खा पाते तो क्या हो गया, केक खा लो। तो पागल वाला बात कर रही है। तुम बोलेगा कि हमारे पास मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लैपटॉप खरीद लो। ये कौन बात हुआ? अरे मोबाइल का पैसे तो लैपटॉप कहाँ से खरीदेंगे? तो ऐसा पागल पागल था ये सब, ठीक है। इसी के प्रति जनता का आक्रोश होगा। अच्छा, एक चीज़ जो है हम थोड़ा पीछे से जोड़ते हैं। तुम्हारे बुक में दिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इससे पहले हो जाता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन नहीं, इंडिपेंडेंस। अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो रिवॉल्यूशन इंडिपेंडेंस में क्या अंतर है, मतलब क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम में क्या अंतर है? देखो, क्रांति होगा ना तो अपने देश में अपने शासन के खिलाफ ना हो रहा है क्रांति। स्वतंत्रता संग्राम मतलब क्या क्या, अमेरिका आज़ाद हुआ किससे? ब्रिटेन का वहाँ उपनिवेश था। अमेरिका, पता है अमेरिका जब अमेरिका में ब्रिटेन का भी कॉलोनी था, उपनिवेश। मतलब उपनिवेश मतलब समझ जाना, कब्जा करके रखा हुआ, इतना मोटा मोटी समझो। और फ्रांस का भी था, स्पेन का भी था अमेरिका पे। हाँ, अभी स्पेन को हम छोड़ते हैं, भूल जाओ। अभी यहाँ पे हमारा काम है फ्रांस को देखना और ब्रिटेन को देखना। तो ब्रिटेन से अमेरिका परेशान था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा टैक्सेस लगाया जा रहा था। कभी अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन तुम्हारे बुक में नहीं है, ये क्लास 9 के लेकिन बिहार बोर्ड का बच्चा के बुक में है। तुम्हारे बुक से उड़ा दिया गया। तुम्हारे बुक से ज़्यादा हिस्ट्री का सिलेबस बिहार बोर्ड में है, पता है। अच्छा बात है मुझे। SCRT उसको बोलते हैं, SCRT। उसमें 5-6 उससे 8 वो चैप्टर है उसमें। पूरा वर्ल्ड वार को भी उसमें पूरा डिटेल में बताया गया। इसमें तुम्हारा वर्ल्ड वार उड़ा दिया गया, जल्दी जल्दी बताया गया। तो सुनो, यहाँ पर जो है कौन है, ये फ्रांस। तो फ्रांस अमेरिका का मदद करेगा उसके रिवॉल्यूशन में। फ्रांस की सेना जाएगा अमेरिका को स्वतंत्र कराएगा। तो जब फ्रांस की सेना अमेरिका को स्वतंत्र करा के ब्रिटेन से लौट रहा था, कहाँ पे, फ्रांस में। तो सोचा यार, हम जब बुराई के खिलाफ दूसरे देशों को बचा सकते हैं, मतलब अमेरिका को, तो अपने ही देशों को क्यों नहीं आज़ाद करा सकते इस मोनार्की से, इस राजतंत्र से। तो वहाँ से भी इसको क्या होगा, एक क्या मिलेगा, मोटिवेशन कि हमको अपने देश के राजतंत्र के खिलाफ जो ऑटोक्रेसी है, निरंकुश मतलब ऑटोक्रेसी है, राजतंत्र मतलब मोनार्की है, उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। निरंकुश मतलब कि हम जो बोले वही सही है, ठीक है ना, जिस पर कोई अंकुश न लगा सके। नीचे है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे चैप्टर में पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये ब्रेस्टिल का किला वाला घटना। ये फ्लैशबैक दिखाएगा। पहला जो स्लाइड होगा ना बुक में, लाइन पहला पेज, वो फ्लैशबैक है, वो फिर से रिपीट होगा। फ्लैशबैक मतलब आगे का कहानी पीछे देखा, पीछे का कहानी आगे दिखा दे रहा है फिल्म में, वही चलेगा। पहला सवाल अगर हम पूछते, देखो जेल लूट लिया था, नहीं जेल तोड़ दिया था राजा लोग के खिलाफ है ना। हाँ, अभी सुनते रहो। तो वही ना बोलते, पैसे पढ़ के रखेगा तो और आसानी से समझ में आएगा। देखो ये ब्रिस्टल का किला है। ये ब्रिस्टल को किला को है ना, फ्रांस की जो जनता है वो निरंकुश का प्रतीक मानता था कि राजा जो है सबको जेल में पकड़ के रख देता था, इसी जेल में, साला इसी जेल को तोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल आता है पहला, द फोर्टलेस प्रिजन इन फ्रांस इज नोन एज, जो फोर्टलेस था, किला बंद था, जेल, उसको फ्रांस में किस नाम से जाना जाता था? बेस्टाइल। क्या नाम से जाना जाता था? बेस्टाइल। बेस्टाइल का किला जाना जाता था। यही किला
किला तोड़ फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस में रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसी किला को तोड़ेगा कब? 4 जुलाई, नहीं 4 जुलाई की 14 जुलाई शायद 4 जुलाई 1789। हाँ 4 जुलाई 1789 को ही इस किला को तोड़ के क्रांति का क्या करेगा? आगान करेगा, शुरुआत कर देगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसी टॉपिक से पूछता है, अभी किला वाले टॉपिक पे है, किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है, शुरू हुआ है ये जाना, लेकिन उसका बैकग्राउंड अभी नहीं जाने, बैकग्राउंड जानेंगे। दूसरा सवाल है, वाई वॉज द फोर्टलेस प्रिजन द ब्रेस्टाइल हेटेड बाई ऑल, मतलब जो ब्रेस्टाइल का किला है वही, तो वहाँ की जनता क्यों उसके प्रति घृणा दिखाई दे रहा था, क्यों उसको घृणा समझ रहा था? तो इट इज स्टूड फॉर ए डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, या बिकॉज ऑफ डिक्टेटरशिप या एरिस्टोक्रेसी या नॉन ऑफ दिस। देखो इसका रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना, या ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट चुनना है तो ये चुनेंगे। इट स्टूड द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, डिस्पोटिक मतलब क्या है कि निरंकुश टाइप का राजा के पावर को समझता था कि साला इसी किला को तोड़ दो, इसी में तो सबको बंद करता है ले जाके जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। इसी कारण फ्रांस की जनता बेस्टाइल को किला को ही तोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आता है बेस्टाइल के किला से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को सोचो क्या क्या हुआ था बेस्टाइल किला पे। एक तो हमको पता ही है कि बेस्टाइल किला को क्या किया था, फ्रांस की जनता तोड़ दिया था, क्योंकि फ्रांस की जनता उस किला को क्या समझता था, राजा का निरंकुश प्रतीक है राजा का, ठीक है ना, ऑटोक्रेसी का प्रतीक है। और दूसरा कि वो जेल में से वो हथियार चुरा लिया था, बहुत सारे कैदी को रिहा कर दिया था, लेकिन क्या वहाँ पे राजा को मार दिया था? उस समय नहीं ना, राजा को तो बाद में गुलेटिन होगा बाद में, तो ये ऑप्शन गलत है। वो तो वो मान्यता उन्नीयता सब दे देता है राजा तो ये अभी गलत है ये ऑप्शन, तो ये गलत चुनना था, तो ये चुन लिए। ठीक है, क्रांति की जरूर शुरुआत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उस दिन राजा को मार दिया। बेस्टाइल का किला वाला घटना हुआ था, ये सब हुआ था। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, फ्रांस की क्रांति कब हुई? व्हेन फ्रांस क्रांति हेल्ड, कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। कैसे हुआ, क्यों बोलते हैं 14 जुलाई 1789 को ही हुआ? क्योंकि फ्रांस की क्रांति का शुरुआत बेस्टाइल की किला को ही तोड़ के हुआ था। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने बेस्टाइल की किला पेरिस पे आक्रमण कर दिया, तो इसी डेट को फ्रांस की क्रांति माना जाता है। सब एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, और कहीं कहीं उड़ता। चलो अब यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन, भाई बास्टील का किला के बारे में आप बताइए कौन सा कथन सही है, सही बात चुनना है। तो ये फ्रांस का किले का जेल था, सही बात है। यहाँ पे इसको लोग क्या करते थे, घृणा करते थे, और ये सम्राट के निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेसी का क्या है, प्रतीक है। तो ऊपर में से सब सही। तो देखो अभी बताए थे उस वाले पिछले क्वेश्चन नॉन ऑफ द एबव दिया था तो एक ही कोई चुनना था, लेकिन ऑल ऑफ द एबव देगा तो तीनों सही है। क्वेश्चन घूम गया था यहाँ से, जो रटेगा तो वो सेलिब्रेट नहीं जाएगा। बेस्टिल का किला का पतन कब हुआ, मतलब बेस्टिल का किला कब तोड़ दिया गया था? 14 जुलाई 1789। इसी को तोड़ के फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर से यहाँ पर है, पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? ठीक है ना, मतलब वही कि उस समय क्या हो रहा था, इसका कंडीशन क्या हो रहा था, तो उस समय अचानक से है ना ब्रेड का दाम जो महंगा हो गया था, मतलब ब्रेड मतलब रोटी, ठीक है ना, तो इसी कारण पाव रोटी का दाम महंगा हो गया था, इसी कारण विरोध कर रहे थे। ठीक है, लोगों के लिए बेस्टाइल का किला किसका प्रतीक था? तो बेस्टाइल का किला को क्या मानता था? राजा के ऑटोक्रेसी का वो, हाँ, इट इज सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी ऑफ किंग। तो अपने से शब्द सीख रहा है ना धीरे धीरे। ठीक है, तो बताओ 20 मिनट की वीडियो देख के सीख जाएगा कोई सब। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? बेस्टाइल के किला के पतन से। ठीक है, अब यहाँ पे अरे यार कहाँ चले गए हम लोग, खाली बेस्टाइल है क्या अभी रुको ना, बेस्टाइल है खाली, पहले एक लाइन से बेस्टाइल पे होगा। ठीक है ना, अब आगे नया टॉपिक 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी फ्लैशबैक था, दिखा दिए कि देखिए ट्रेलर हो गया फिल्म का। अब हम लोग स्टार्ट हो गए यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तब पहला जो टॉपिक तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वो जो दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या? 1750 से लेके 1800 के बीच का घटना में क्या था फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है ना, फ्रेंच सोसाइटी क्या चीज़ था उसके बारे में हमको क्या करना है, देखना है। देखो
तो यहाँ पे देखो, और एक सेकंड, हाँ इस एक सवाल ये सॉल्व करते हैं हम लोग कि जो लुईस 16 थे वो पूछता है कि कौन सा राजवंश से था, तो बोर्बन डायनेस्टी ये पूछता है, बोर्बन डायनेस्टी वहाँ पे था, बोर्बन या बोर्बन डायनेस्टी, बोर्बन बिस्किट डायनेस्टी, ठीक है ना, वहाँ से ही उस वंश का राजा था। अच्छा, उस वंश के राजा के बारे में और कुछ भी चरित्र जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तुमको बताते हैं तुमको। ये 9th पे याद नहीं करना है, ये वाला समझना है, बस चैप्टर विकसित कर रहे हैं ये वाला स्लाइड के, ठीक है ना। देखो फ्रांस में तो पता ही था कि कैसे शासन था, मोनार्की, कैसे शासन था, मतलब राजतंत्र। तो फ्रांस का राजाओं का कुछ प्रमुख कथन है। लुईस 16 तो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के समय था ना, लेकिन लुईस 16 से पहले भी जो बुर्बो राजवंश है फ्रांस में, उसमें और भी राजा था, लुई 13, लुई 14, लुई 15, ये लोग था। तो लुई 14 जो है वो कहता है कि मैं ही राज्य हूँ, मतलब आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मतलब मैं ही राज्य हूँ, मतलब हम ही सब कुछ है, राज वगैरह हम ही है, राजा है हम ही, सरकार हम ही है, न्यायालय हम ही है। यहीं से इसके मन में ये सब बात आने लगा था, ठीक है ना। लुईस 15 क्या कहता है, मैं ही भगवान हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय आएगा। मतलब हमको मान होगा और हम मर जाएंगे तब प्रलय आ जाएगा, तब आदमी लोग क्या रहता था, डर डर के रहता था। लुईस 16 क्या कहता है, ये तो पता ही कि ये तो एक तो छौड़ीबाज था, ही मैरी एंटोनी के चक्कर में था। मैरी एंटोनी तो पता ही फिजूल खर्चों वाली थी, और ये भी किसी का नहीं सुनता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि पूछे गए 9th क्लास में कि लुईस 16 किस वंश का था, तो बोर्बो डायनेस्टी, ठीक है। फ्रांस की रिवॉल्यूशन के समय कौन राजा था, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना। बेचारा बहुत फंस गया था गंदा मामला में। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल सॉल्व करते हैं तुम्हारे बुक का। लुईस 16 बोर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, ही वॉज मैरिड टू होम। मतलब लुईस 16 किससे शादी किया था ये पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब युद्ध होगा ना, तो उसमें शामिल नहीं होगा, तो लोग कहेगा इसको कि तुम्हारी बीबी है ऑस्ट्रिया में, मतलब ऑस्ट्रिया में, तो शामिल नहीं होगा उसके खिलाफ, हैं, इस कारण भी शामिल नहीं हो रहा, तो इसके खिलाफ आवाज़ भी उठेगा, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो एंटोनी थी, बहुत खर्चीले स्वभाव की थी, इसी से इसका शादी हुआ था, ठीक है। तो पूछेगा कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन के समय रानी कौन थी, तो मैरी एंटोनी। कहाँ की थी वो, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब एक शब्द आता है तुम्हारे बुक में, लीवर्स किसको कहते हैं, लीवर्स। तो फ्रांस में मुद्रा जो चलता था ना राजा के समय, उसको बोलते थे लीवर्स। क्या बोलते थे, 2 बिलियन लीवर्स में फ्रांस बताया जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लीवर्स, ठीक है ना, है बताया जाएगा। लेकिन इस लीवर्स को, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ लीवर, फ्रांस के करेंसी को क्या बोला जाता था, लीवर्स। लेकिन इस लीवर को जब ये राजा बना था लुईस 16 1774 में, तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ऐसे एक सवाल और बन सकता है कि लुईस 16 राजा कब बना था फ्रांस का, तो 1774 में। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसी से 2 साल पहले ये राजा बन चुका था फ्रांस का। चलिए यहाँ पे देखिए, एक शब्द है तुम्हारे वो, हाँ एक शब्द है तुम्हारे बुक में, द टर्म ओल्ड रिजिम, 20 साल की उम्र में बना था। एक शब्द है तुम्हारे बुक में, द टर्म ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम क्या चीज़ था, तो ओल्ड रिजिम किसके लिए शब्द यूज होता है, तो 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो ऑप्शन होगा आंसर वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अपने से घर पे जाकर रुक रुक के पढ़ेगा, ठीक है। ओल्ड रिजिम किसको कहते हैं, तो देखो ओल्ड रिजिम मतलब नाम में छुपा, ओल्ड रिजिम मतलब होता है व्यवस्था, काल, मतलब जो पुरानी व्यवस्था था, फ्रांस का सोसाइटी किस तरीके से पहले बटा हुआ था, उसी को कहते हैं ओल्ड रिजिम। कब का सोसाइटी, तो 1789 से पहले तक का, रिवॉल्यूशन होने से पहले तक का फ्रांस का सोसाइटी किस प्रकार बटा हुआ था, उसी को कहेंगे ओल्ड रिजिम। यहाँ से सवाल में घुमा सकता है कि ओल्ड रिजिम किसको बोलते हैं, सोसाइटी जो फ्रांस के रिवॉल्यूशन के 1789 के बाद का, कि उस समय का, कि उसके पहले का, पहले का। तो ओल्ड रिजिम मतलब 1789 से पहले फ्रांस की पुरानी संस्था क्या चीज़ थी, व्यवस्था किस प्रकार का था, उसको बोलते हैं। याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब एक क्या है ना कि एक सवाल यहाँ पे एक आता है तुम्हारे बुक में कि फ्रांस का जो एक राजकोष है इम्पिटी, वो
और ये ट्रेजरी, मतलब खाली। ये फ्रांस का जो राजकोष है मतलब इसको बोलते हैं ट्रेजरी, शब्द भी सीखते रहो। वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, मतलब खाली हो गया। तो देखो जो लुईस 16 था ना, फ्रांस का राजा था, तो फ्रांस का राजा बना, लेकिन उसके साथ एक दुर्भाग्य था, मतलब एक तक खाने के लाइन या पादे के बिलाई, उसके साथ वो हो गया था। मतलब कि खर्च बहुत है, राजकोष खाली है, खर्च उतना ही करा जा रहा है। अच्छा ये सवाल यहाँ पे पूछता है तुम्हारे बुक में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, एमसीक्यू में भी, कि फ्रांस का जो राजकोष जब लुईस 16 राजा बना तो खाली क्यों था? उसके पीछे 3 कारण है, 3-4 कारण। एक तो हम कारण बताए हैं, बताओ क्या? वो अमेरिका का साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था फ्रांस रिवॉल्यूशन में, तो इसके कारण सेना पे बहुत खर्च हुआ। दूसरे के साथ देने के चक्कर में अपना खर्च हो रहा है। और एक तो ये था कि वो महल बना लिया था। रुको ना बता रहे। तो पहला पॉइंट ये समझ में आया, याद हुआ कि ये ड्यू टू अमेरिकन रिवॉल्यूशन, पहला सवाल, पहला पॉइंट। दूसरा है कि दूसरा पॉइंट ये है कि एक तो वर्साइल के महल बना लिया था, पता है अपने 100 रुपया 9% अपने जीडीपी का खर्च करता था वर्साइल के महल के मेंटेनेंस पे, ठीक है ना, 9% याद रखेंगे। पागल था क्या? तो ऐसा कर रहा, ऊपर से खर्च भी होता था। आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, लॉन्ग ईयर ऑफ वार, पता ही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था वहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कॉन्ट इन द इमर्स ऑफ, इतना सब याद नहीं हो तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वर्साइल इज हाई। फिर इंक्रीजिंग टैक्स ऑन थर्ड स्टेट, ये रीजन है। अरे टैक्स बढ़ाएगा तो पैसा आएगा, खत्म थोड़ी होगा, तो ये नहीं होगा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये होगा। तो आंसर क्या होगा? ACD। ये समझ में आ गया। एम्पेटी क्यों, ट्रेजरी खाली क्यों था फ्रांस का। फिर ये तो वही बात हो, क्वेश्चन हो गया रिपीट। अरे इधर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, दोबारा आ गया क्वेश्चन ये। अच्छा यहाँ पे देखो, हाँ अब देखो, फ्रांस में क्रांति के समय कितना विदेशी ऋण था? हम बोले थे ना फ्रांस का क्या चीज़ था, इम्पेटी खाली था, ठीक है ना। रीज़न क्या पता चल गया। तो जब खाली होता और पैसा नहीं होता तुम क्या करते हो, लोन लेते हो ना। तो उसको पहले से था उसके ऊपर क्या, 10 लिब्रे, कितना का कर्ज था? 10 लिब्रे 10 बिलियन लिब्रे। उसके बाद 2 बिलियन लिब्रे और ले लिया उस कर्ज को, ऊपर कर्ज ले लिया। टोटल कर्ज कितना हो गया? 12 बिलियन लिब्रे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दोनों दिया, 2, 10, 12 था। क्या मार के आना है? 12 फंसाएगा। क्या मार के आना है? 12। लुईस 16 फ्रांस का खजाना खाली पाया था, पता ही है। पहले से 10 लिब्रे कर्ज था और अमेरिका को आज़ाद कराने में 2 लिब्रे और कर्ज में चढ़ गया। वो कर्ज लेके उसको करता, तो कुल कितना हो गया? 12 लिब्रे कर्ज हो गया था उसके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पे किसका शासन था? लुईस 16, पता है ना, 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। 1774 में राजा बन गया था। 1776 में अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। अब यही है, कब राजा बना था? 1774 में लुईस 16। कैसे याद रखेंगे कि अमेरिका का रिवॉल्यूशन हुआ था 1776 में, उसी से 2 साल पहले। अब यहाँ पे देखेंगे यार, बार यही क्वेश्चन का हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा लग रहा है एग्जाम में। लोगों के लिए बास्टिल का किला किसका प्रतीक था? अरे बार वही क्वेश्चन आ रहा है, ये भी हो गया। कितना बास्टिल का किला यहाँ पे देखो, क्रांति से पहले फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसका कारण क्या चीज़ था? सैन्य खर्च पे बहुत कर रहा था कि कुलीन वर्ग पे उच्च कर, कुलीन वर्ग पे लगाएगा, कुलीन वर्ग मतलब राजा पे कहीं कर लगाएगा नहीं ना। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, इसका तक कोई उपनिवेश था ये, वो फ्रांस में अमेरिका में था तो उसका साथ देने लगा, उस पर खर्च वही कर रहा था, मिलिट्री पे खर्च कर रहा था। मतलब किस लिए आया था वो पूछ रहा है, समझ में आ गया ना। जब फ्रांसीसी क्रांति होगा ना तो उस समय के नारा दिया जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता मतलब इक्वालिटी, लिबर्टी, ब्रॉडरहुड। ये पूछता है कि ये जो नारा है किस क्रांति के समय दिया गया था? फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन के समय। इसी चीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट भी करेंगे, ठीक है। चलो, फ्रांसीसी समाज में कितना % लोग जनसंख्या किसान था? तो देखो 100% है, 98% बताएंगे कैसे। 90% होगा किसान, बाकी 8% में और भी चीज़ था। तो निचली वर्ग टोटल 98, समझ गए। इससे
अब बताएंगे सामाजिक विभाजन। ये तो पता है क्यों खाली खर्च मिला, वही बात है। जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस समय फ्रांस का जनसंख्या कितना था? 2.8 करोड़, लगभग 2.5 करोड़, 2.5 मिलियन से ऊपर। फ्रांस का रिवॉल्यूशन होते समय फ्रांस का 2.3 करोड़ भी हम कहीं पढ़े हैं। वो बढ़ गया था पॉपुलेशन फिर बाद में। लिबरे किया तो वही बताया था, फ्रांस की मुद्रा है जो कि जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1794 में। अब देखो, अब आगे मेन चीज़, हम लोग अभी टॉपिक स्टार्ट किए थे ना, कैसे इस टॉपिक का नाम था? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। देखो, हम लोग याद है ना कि पढ़ते थे अपना भारतीय समाज को किस तरीके से पढ़ते थे। भारतीय सोसाइटी को ऊपर में रहता है कौन? ब्राह्मण। फिर कौन रहता है? क्षत्रिय। फिर वैश्य। उसी तरीके से कुछ कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा शोषण किसका होता था? सबसे नीचे वाले का, नीचे तरीके का। इसमें भी इसी तरीके से होगा। वैश्य का माता भी था हम लोग, लेकिन देते थे हम लोग किसको? ब्राह्मण को और क्षत्रिय को। इसी तरीके से मिलता जुलता ऐसे ही यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो ये है। इसको ये जो है आपको सोसाइटी का दिखाता है कि फ्रेंच सोसाइटी उस समय किस तरीके का था, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में फ्रांस का समाज किस तरीके से था। तो देखो, जो फ्रांस का जो सोसाइटी का डिवीजन हुआ तो उसी को बोलते हैं स्टेट। क्या है? स्टेट। STAT नहीं, स्टेट, ESTAT। पूछता है स्टेट क्या है, तो बोलोगे फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। इसी को बोलते हैं स्टेट। फ्रांस का जो सोशल डिवीजन होता है, फ्रांस के समाज में जो सोशल डिवीजन है, सामाजिक डिवीजन है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेट। जब तुम सब पढ़ने लगोगे तो कंफ्यूजन होगा, कहीं स्टेट को तो नेशनल असेंबली तो नहीं बोलते हैं, ऐसा टाइप का होने लगता है। ठीक है, तो अब इसी याद रख लो, स्टेट को क्या बोलते हैं? 3 कैटेगरीज में जो हाइट की होता है उसको डिवाइड किया अब स्टेट जनरल भी आएगा आगे। ठीक है ना, स्टेट से पूछे तो क्या है कि फ्रांस का सामाजिक विभाजन है। ठीक है ना। अच्छा, फ्रांस के सामाजिक इक्वालिटी और पीसेंट्स। हाँ, अभी पढ़ो ना पहले, बाद में ऐसा। ठीक है, पहले देखो फ्रांस का सोसाइटी का डिवीजन किस तरीके से था। सबसे ऊपर था पहला स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पहले स्टेट में कौन था? क्लर्की, मतलब जो पादरी, मतलब कि कौन लोग? पादरी मतलब पुजारी लोग चर्च में। तो पीपुल हु वर्केड इन द चर्च। इसके पास पूरे फ्रांस में 1/5 लैंड था, मतलब 5 टोटल जमीन है। तो उसमें से ये वो जमीन किसके पास था? ई लोग के पास। उस सेकेंड स्टेट में कौन आता है? नोबिलिटी, जिसको बोलते हैं कुलीन वर्ग। याद रखो, क्लर्की ऊपर में है, नोबिलिटी उसके बाद में है। नोबिलिटी मतलब होता है कुलीन वर्ग, मतलब जो राजा था, किंग और उसका फैमिली। ये लोग जो बड़े बड़े पोजीशन पे ऑक्युपाई किए थे, जैसे मिलिट्री में बड़ा पोस्ट, इन सब जगह पे बड़े बड़े पोस्ट पे कौन था? क्लर्की था रे, नोबिलिटी। क्लर्की पूजा पाठ में रहेगा। अब नीचे में कौन है? रिमेनिंग पीपुल जितना भी बच गया वो थर्ड स्टेट में आ गया। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का जनसंख्या कितना है? 2%। थर्ड स्टेट का जनसंख्या पूछे तो कितना? 98%। थर्ड स्टेट में कृषक का जनसंख्या पूछ देता हूँ, 90%। अब समझ में आ रहा है 90% में क्या अंतर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये पूछता है थर्ड स्टेट में कौन कौन आता है। यहाँ पे देखो तुम्हारा आंसर में एक लाइन दिया हुआ है, इसको याद रखो। बिजनेसमैन, तुमको लगता होगा कि नहीं आता होगा, आता है, बिजनेसमैन आता है। मर्चेंट्स, व्यापारी, वो भी आएगा। लॉयर, वो भी आएगा थर्ड स्टेट में। वकील, कोर्ट ऑफिशियल, वो भी इसी में आएगा थर्ड स्टेट में। पीजेंट मतलब किसान, थर्ड स्टेट में। फार्मर थर्ड स्टेट में आएगा। आर्टिस्ट थर्ड स्टेट में। ट्रेडर्स थर्ड स्टेट में। लेबर थर्ड स्टेट में। सर्वेंट थर्ड स्टेट में। समझ में आएगा कौन कौन आता है? पूछता है काहे सोने के पैर में यार। अब यहाँ पे थर्ड स्टेट के बारे में देखो क्या क्या बात याद रखना है। ऊपर वाले दोनों स्टेट को तो विशेषाधिकार था कि उसको टैक्स लेने का। एक थर्ड स्टेट को कोई प्रिविलेजेस था? नो एनी प्रिविलेजेस। ओनली थर्ड स्टेट पे टैक्स टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट विद इन थर्ड स्टेट। अच्छा, एक चीज़ देखो, तुम्हारे मन में आता होगा कि थर्ड स्टेट का लोग तो बहुत गरीब होगा। कभी नहीं मानने, सवाल भी पूछा हुआ है, वो बड़ी भयंकर कंफ्यूजन है। गरीब रहता तो टैक्स से भरता। अब यहाँ पे आकर तुम कंफ्यूज करेंगे। देखो कैसे, विद इन थर्ड स्टेट सम पीपुल, कुछ लोग अमीर थे या कुछ लोग गरीब थे। व्यापार जो कर रहा है वो अमीर ना होगा, किसान जो होगा वो गरीब ना होगा। तो यही से सवाल बनता है एनसीईआरटी में। पढ़ लेगा ऊपर तुमको लगेगा थर्ड स्टेट में क्या है? गरीब लोग ही हैं सिर्फ। थर्ड स्टेट में अमीर और गरीब क्या है?
दोनों है। यही जो है आगे चल के क्रांति का स्रोत बनेगा, क्रांति में भूमिका निभाएगा। तो मेन रोल यही निभाएगा क्रांति में। याद हो गया पूरा चार्ट? याद हो गया फर्स्ट स्टेट में कौन है, सेकंड स्टेट में कौन है, थर्ड स्टेट में कौन है, ये सब याद हो गया। थर्ड स्टेट में मेनली याद रखो कौन कौन है। ऊपर तो याद ही हो गया, पहला में कलर्जी, दूसरा में नोबल, बाकी सब जो बच गए इसमें है। इसमें बिजनेसमैन, आर्टिसन, प्रेजेंट जी सब। ठीक है। अच्छा, तो इसका कोई नाम भी तो होगा थर्ड स्टेट का? थर्ड स्टेट को थर्ड स्टेट बोलते हैं, और क्या नाम बोलते हैं? नहीं, जैसे नहीं कुछ नहीं था, ऐसे नहीं, रिमेनिंग पीपुल। ठीक है। अब चलो हम एक चीज़ पूछते हैं, देखो ध्यान से सुनो। थर्ड स्टेट के पास तुम अभी तक आप कहानी शुरुआत किए हैं कि मैं ब्रेड नहीं है तो पैसा पैसा नहीं है, ब्रेड नहीं खा पा रहे हो तो तुम केक खा लो। जबकि फ्रांस की जनता के पास पैसा नहीं था, गरीब था, राजा अत्याचारी था, तो इसी कारण विद्रोह कर दिया हैं। लेकिन पैसा तो है थर्ड स्टेट के पास, तो बिजनेसमैन के पास है ना। फिर भी तो है ना पैसा, तो किस लिए कर रहा है? बिजनेसमैन किस लिए कर रहा है? वो निकल जाता अपना राजा का उसके लिए, मोनोपोली के लिए। राजा उसको मोनोपोली कमाने तो दे ही रहा है, वो तो अपना अमीर है ही, ऊपर से हाई टैक्स पे करने लगता है, हाई टैक्स लोग पे डाल देता है, फिर भी दे रहा है वो। दे रहा है तो क्या पता। ये लड़ाई थी आत्मसम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई थी। साला हमारे पास पैसा है उससे क्या मतलब? तू राजा कची रे, कची का राजा, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सब क्या चल रहा है? ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। उसको क्या मतलब है, निकल जाता अपना। और उसको क्या है, तो पीजेंट्स लोग को और चूसता व्यापारी। लेकिन इसके साथ आएगा किस लिए? आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। राजा बहुत हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो 4 स्टेट हो जाता है, एक तो और नीचे में गरीब सब हो जाता है, थर्ड स्टेट कौन बन जाता? बिजनेसमैन। तो समझ में आया, ये लड़ाई थी एक आत्मसम्मान की भी। सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है, समझ में आया? यही हमको इतिहास सिखाता है। बंद कर दे इसको। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन एन 18th सेंचुरी। अब हम तुमको 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी पढ़ा दिया, तो जब भी बोले कि फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी, तो तुम्हारे मन में बस ये वाला पूरा पेज घूमना चाहिए, क्या क्या था। अब उसी पे सवाल देखो क्या पूछेगा। देख रहा है, सीधा सीधी नहीं पूछता है, कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, बिना समझे हो जाएगा। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड टू 3 स्टेट, हाँ बात सही है, 18th सेंचुरी में यही था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट कलरगी एंड द बिग बिजनेसमैन, गलत लगेगा, पहली बार पढ़ने में सही है। अरे बिजनेसमैन कहाँ शामिल था? क्लर्गी में तो क्लर्गी नो, बिजनेसमैन तो थर्ड स्टेट में है ना। हाँ। तो ये गलत है। अभी ना लग रहा है एग्जाम में आएगा ना डायरेक्ट, लगेगा तुमको सही है ये बात। द नोबल enjoyed feudal privileges such as feudal dues which they are exacted from the peasants, सही है। इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा। फ्यूडल मतलब क्या होता है, प्रिविलेज मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, फ्यूडल मतलब होता है सामंत, सामंतवादी व्यवस्था, मतलब कि जमीन से पैसा कमाना, जमींदार टाइप का। तो वो करता था वो काम। द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट बोथ रिच एंड पुअर, बात सही है, बात सही है। तो क्योंकि बिजनेसमैन रिच होते थे, पीजेंट्स पुअर होते थे। हाँ, भी गलत होगा। तो यही स्टेटमेंट एक इसमें फंसा रहता है, फिर भी देखते पहचान लेते कि ये स्टेटमेंट नहीं पहचान पाएगा बच्चा, इसको लेके खाली गरीबी होता होगा। थर्ड स्टेट में गरीब अमीर दोनों था, ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेट आर कॉल्ड, कलर्गी की नोबल, फर्स्ट स्टेट कलर्गी पहले सी फिर एन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोल रहा है द थर्ड स्टेट कंप्राइज, थर्ड स्टेट में कौन कौन था? तो इसमें से देख लो कौन कौन था। क्लर्गी नोबल को छोड़ के बाकी सब था, पीजेंट्स, आर्टिसन था, बिग बिजनेसमैन, लोअर, ये सब था। ठीक है, तो था ही, ABC बोथ आर राइट। फ्रांस में स्टेट का क्या अभिप्राय? आ गया क्वेश्चन, स्टेट किसको कहते थे फ्रांस में, बताओ क्या बताए थे? स्टेट 3 भाग में जो सोशल हायरार्की को बांटा हुआ था। अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता था। नहीं। धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था। सीधे रात को दिया जाता था कर। नहीं। फ्रांस में सामाजिक विभाजन, यानी कि फ्रांस में सोशल डिवीजन को क्या बोलते थे? वो ये स्टेट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी मतलब 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी समाज का वर्ग नहीं था? पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था,
राजा था? राजा था? नहीं था। राजा तो वो खुद नोबेलिटी में आ गया ना। उसके अंदर है व्यवसायी किसान, राजा वाला कोई वर्ग नहीं है, कुलीन वर्ग है वहाँ पे, ठीक है ना। देखो कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लगेगा राजा था। सेकंड स्टेट में कौन लोग शामिल थे? कुलीन वर्ग, नोबेलिटी, ठीक है। थर्ड स्टेट में कौन शामिल नहीं है इसमें से? तो याद रखो बहुत लोग शामिल थे, व्यापारी थे, मर्चेंट थे, अदालत थे, और कौन थे? ट्रेडर्स थे, डॉक्टर। लेकिन कुलीन वर्ग नहीं था। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि इस स्टेट को कर से छूट प्राप्त था, मतलब उसको कर नहीं देना पड़ता था। पहला और सेकेंड, सिर्फ तीसरा को क्या देना पड़ता था? कर। टैक्स। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्रांति से पहले किस स्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी? अनिश्चित थी, मतलब एकदम अजीब टाइप का था। थर्ड स्टेट। क्रांति होगा तो फिर उसका ठीक हो जाएगा। ये हुआ, समझ में आया? अब आते हम लोग सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? तो हम लोग फ्रांस में टैक्स सिस्टम को समझेंगे। टैक्स सिस्टम इन फ्रांस। अभी पहला टॉपिक पर हम लोग क्या? सोसाइटी इन फ्रांस ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब उसी का सब टॉपिक है, उसमें हम लोग समझते हैं कि टैक्स सिस्टम इन फ्रांस क्या चीज़ था, टैक्स सिस्टम किस तरीके से चल रहा था। तो देखो, इन फ्रांस फार्मर हैड टू पे मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस। देना पड़ता था ना फ्रांस में, फार्मर को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, जिसमें जो दो टैक्स सबसे प्रमुख, एक है तीत और एक है टेल। ये तीत और टेल में बात अभी रुक जाओ, पहले और बहुत कंफ्यूजन होता है आदमी को। तीत और टेल, जब क्वेश्चन आंसर बनवाएंगे तब बोलना, ठीक है, थ्योरी में नहीं। तीत और टेल। जो तीत है, बताओ तीत क्या है? अब समझो, इतना आसान नहीं ना उड़ रहा है, अभी समझो, एग्जाम में बोलना तीत क्या है और टेल क्या है। तो तीत एक रिलीजियस टैक्स है, मतलब धार्मिक कर। किसके द्वारा लिया जाता था? चर्च के द्वारा। लिबिट मतलब क्या होता है? लेना। लिबिट मतलब लेना। इसमें क्या चीज़ था? 1/10 लिया जाता था तीत। मतलब तीत क्या लिया जाता था? 1/10 क्या चीज़ का? संपत्ति का नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। कमाई का भी नहीं बिकता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तुम जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करोगे खेती, उसका 1/10 यहीं पे घुमा देगा तुम्हारे प्रॉपर्टी का ऑप्शन में। तो अच्छे से समझो, 1/10 किसका लिया जाता था? एग्रीकल्चर जितना निकलता था। हाँ, नोट, इस तीर्थ का जो पैसा आता था इकट्ठा करके पादरी अपना खर्च निकालते थे, अपना मेंटेनेंस, चर्च की पूजा या दान दून में नहीं लगाता था, ठीक है, यहीं फंसेगा। वो अपना साना शौकत मेंटेन करता था, ठीक है। जबकि टेल क्या चीज़ था? तीर्थ इनडायरेक्ट टैक्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ना लग रहा है, फंस जाएगा। लेकिन टेल जो है डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि लैंड पे लग रहा था, डायरेक्ट लैंड टैक्स है। ये रिलीजियस टैक्स था, ये लैंड टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। दिस टैक्स इज लीवेड बाई, दिस टैक्स इज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट। स्टेट मतलब ये टैक्स डायरेक्टली किसको दिया जाता था? राजा जी को। किसको दिया जाता था? राजा। अब ये टेल का इस्तेमाल किस में करेगा राजा? तुमको लगेगा कि जो तीर्थ है तो उसमें वो कलर्जी पैसा लेके अपना शान शौकत देख रहा है, तो तेल से राजा का ही अपना शान शौकत देखे व्यवसाय का मेंटेनेंस करना, रानी का खर्चा निकालना नहीं। ये देखो, यही ऑप्शन को फंसाएगा। टेल वाज यूज्ड टू फंड मिलिट्री कैंपेन, सेना पे खर्च होता था, अमेरिका में भेज रहा था। समझ में आ गया किस पे खर्च हो रहा है पैसा? किस पे? सेना पे। तीर्थ कितना पे? 1/3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कौन लिया जाता? तीर्थ या टेल? 1/3 नहीं, 1/10 तीर्थ, ठीक है ना। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ये चर्च जो लगा जाता है, और ये डायरेक्ट लैंड टैक्स है। ये सब समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, नोट, एक फेमस कथन है, नोबल फाइट द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। द नोबल फाइट द क्लर्जी प्रे एंड द पीपुल पे। पूछेगा ये जो नारा कब दिया गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। इसका मतलब समझ में आया? नोबल फाइट करेगा, नोबल मतलब क्या? नोबेलिटी। कुलीन राजा लड़ेगा, राजा लड़ेगा। क्लर्जी प्रे मतलब पूजा पाठ करेगा। अब पीपुल पे मतलब पैसा कौन देगा? आम जनता देगा। ये बात कब बोला गया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। एक और भी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा ही मिलता जुलता दिखाई पड़ता है, एक स्लोगन,
कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन या नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन, मतलब बिना आप हमको शासन में भागीदारी दिए, आपका हक नहीं है कि आप हमारे ऊपर टैक्स लगा दीजिएगा। शासन में आप हमको भागीदारी दीजिए तब टैक्स लगाने देंगे। भारत सरकार हम लोग पे टैक्स क्यों लगाता है? शासन में भागीदारी हम लोग का तब ना, क्या सही लगा देगा? हाँ, तो नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय बोला गया था एडम सैमुअल्स के द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और तुमको सिखा रहे, एक शब्द यहाँ पे टैक्स फार्मर। क्या है टैक्स फार्मर? टैक्स फार्मर क्या चीज़ था? ये जो तीत उसील रहा है, टेल उसील रहा है, तो राजा जाके अपने पास अपने जाके उसल देगा तेल। राजा जाएगा घरे घरे? आदमी। कौन आदमी जाएगा? आर्मी। टैक्स वाला। देखो वहाँ का कैसे होता है टैक्स जमींदार। उसीलने का संबंध, ये बता रहे हैं कि देखो ये अगर मान लो कि राजा है और ये क्या है, चर्च वाला लोग हैं, तो यहाँ पे बोली लगता था कि कौन कौन तेल उछलेगा। तब पूंजीपति लोग जो थे, अमीर लोग, पूंजी कैपिटलिस्ट, उन लोग को बोली लगता है कि हम उछलेंगे हम उछलेंगे। अच्छा तो कितना मिलेगा टेंडर? तो 10 करोड़ में। तो मान लो कि 10 करोड़ में डील हो गया, अभी 10 करोड़ तो इसको दे दिया, अब इससे मतलब नहीं है। अभी 10 करोड़ से 25 करोड़ उससे नीचे से वो अपने आप रख लेगा। इसके अंदर जनता का क्या होता था? और शोषण। समझ में आ रहा है टैक्स किस तरीके से उछला जाता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान? तो ये 3rd क्लास का लोग उछलता था। पूंजीपति लोग, कैपिटलिस्ट लोग, मतलब जो आते थे तुमको, उसको 3rd क्लास में कह सकते, लेकिन एक तरीके से 2nd क्लास में मान लो। उसमें ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर कौन था? वो लोग था। हाँ, तो कैपिटलिस्ट लोग जो थे टैक्स, उसको बोलते थे टैक्स फार्मर, ठीक है। चलो तो हम तुमको इसमें क्या सिखाए तुमको? पिछले वाले पेज में सिखाए थे फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी के दौरान कैसा था। अब सिखाएं ये वाला स्लाइड में कि ये टैक्स सिस्टम कैसे फ्रांस में चल रहा था। बता, इतना डिटेल में पढ़ाया कोई? दो टैक्स दे रहा है, एक तो नोबिलिटी को दे रहा है, एक क्लर्जी को दे रहा है। जो नोबिलिटी को देता था उसको क्या बोलते थे? नोबिलिटी को देता था टेल्स, क्लर्जी को टीथ। कौन देता था? पीजेंट्स फार्मर। पीजेंट्स फार्मर का टेंडर कौन लेता था? टैक्स फार्मर। कैपिटलिस्ट। टैक्स फार्मर, उसको टैक्स फार्मर नाम दिया गया। टैक्स फार्मर कौन थे? कैपिटलिस्ट, जो फ्रांस के जो टेंडर लेते थे। अब सवाल आते हैं इसके ऊपर, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द तीथ? तीथ के बारे में क्या सही है? तो पता ही था, जो चर्च के द्वारा लिया जाता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 10% या 1/10, उसको वही बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि जो टैक्स जो दिया जाता था डायरेक्टली फ्रेंच सोसाइटी को, डायरेक्टली कौन सा टैक्स दिया जाता था? टेल। और वो कैसा टैक्स था? वो लैंड टैक्स था, ठीक है। तो बी। लिवरे तो आपको वो था ना, करेंसी था। 18वीं सदी में फ्रांस के किसानों को निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर दिया जाता था, वसूला जाता था? मतलब डायरेक्ट टैक्स कौन सा वसूला जाता था? डायरेक्ट टैक्स, टाइल। लैंड टैक्स वही टाइल। टाइल मतलब वही धार्मिक कर हो गया 1/10। टाइल नहीं ना, टेथ सॉरी। अब यहाँ पे देखो ये चीज़, आखिर एक चीज़ बताओ कि आखिर राजा क्यों टैक्स बढ़ा रहा था जनता पे इतना? कर्ज। क्योंकि फ्रांस का खजाना खाली था, फ्रांस पे कर्ज था, प्लस फिजूल खर्च भी था। इसी का राजा फ्रांस की जनता पे टैक्स बढ़ाएगा। तो अब होगी क्रांति की शुरुआत धीरे धीरे, ठीक है। जनता। अब यहाँ पे देखो, अब इसी बीच में एक तो टैक्स वाला तो लोचा चल रहा कि नहीं चल रहा? अब इसी चीज़ में अभी हम लोग क्या देखें कि एक तो फ्रांस का सोसाइटी ही ऐसा तरीके से डिवीज़न था, जिसके कारण 3rd स्टेट के ऊपर टैक्स का पूरा भार था। ऊपर से टैक्स को और उछलना तेज कर दिया था। क्यों? क्योंकि राजा का खजाना खाली था। इसी बीच में नहीं तो आग में घी डाल देना, ये वो एक घटना हो जाएगा जिसका नाम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या होगा? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ऐसा एक घटना हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे निर्वाह संकट। मतलब एक पूछेगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखो। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें आदमी अपने बेसिक नीड को पूरा करने में भी, बेसिक नीड मतलब क्या होता है? खाना खाना, स्वास्थ्य लेना, पढ़ाई करना, घूमना,
उसको पूरा करने में भी आदमी वहाँ का सक्षम नहीं हो पा रहा था। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस इसी को बोलते हैं। क्या इस शुरू से नहीं मौजूद था? तो टैक्स वगैरह बढ़ ही रहा था, उसी में ई भी घटना एक देखने को मिल जाता है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें लोग अपने बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्या हो गया था उस समय? तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था फ्रांस का उस समय। अच्छा तो हो रहा है तो क्या हुआ? पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ग्रेन का प्रोडक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। वही के वही रह गया, ये भी कह सकते। डिक्रीज होने लगा, खेती उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था, सूखा पड़ गया। ब्रेड का प्राइस भी महंगा होने लगा था। एक ब्रेड को खरीदने के लिए आदमी बोरा भर भर के पैसा दे रहा था। इसी से क्या हो गया? सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। तो 1715 में कितना फ्रेंच करीब ये पॉपुलेशन था 2.3 करोड़। लेकिन जैसे रिवॉल्यूशन के समय वाले पीरियड हुआ था 1789, जिस समय सब बात चल रहा था, उसमें फ्रेंच का तुमका पॉपुलेशन जनसंख्या हो गया 2.8 करोड़। इसी समय तुम्हारा क्या हो गया था फ्रेंच में? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसमें लोग अपने बेसिक नीड को भी, भूखमरी नहीं बोल सकते हैं, भूखमरी तो है लेकिन और भी चीज़ तो है इसमें। चलिए इधर एन एक्सट्रीम सिचुएशन पूछ रहा है अब आपको। एक एन एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे हम लोग बेसिक मीन्स भी अपना पूरा नहीं कर सकते जीवन जीने के लिए। लाइवलीहुड मतलब जीवन भी आपका डेंजर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सवाल में बोल रहा है, पढ़ोगे तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का कारण क्या क्या है ये खोजना है। तो बताए थे ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज। प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। हाँ, प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो पा रहा। ब्रेड का प्राइस क्या हो गया? स्टेपल मतलब बढ़ गया, राइज रेपिडली। वेजेस डिड नॉट कीप पीस विद द राइज ऑफ प्राइसेस। साथ साथ तुम्हारा वेतन भी नहीं बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो इसमें से सारा रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर पूछता कौन रिस्पॉन्सिबल है तब मारते ऑल ऑफ द अबव, लेकिन पूछ रहा कौन नहीं है तब मारेंगे नॉन ऑफ द दिस। समझ में आ रहा है? कौन नहीं पूछ रहा नहीं है, बाकी ये सारा तो है। सारा तो है, तो ऐसा कोई भी नहीं है कि इसमें से नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सब नहीं वैसे ही आएगा नॉट करके। अब ये सवाल देखो कितना खतरनाक है। इसमें दिमाग लगाना है। हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन बना है फ्रांस में, समझ में आ रहा है सवाल? तो सजाना है कैसे कैसे हुआ। आओ तुमको बताते हैं। पहले जब भी सवाल आए ऐसा, तो ये तो याद होना चाहिए ना क्या है, मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना? प्राइस वाइट दिस दैट। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बताओ? अगर तुमको ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं देखना है, इसका ट्रिक है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन से। सबसे पहला ऑप्शन मतलब क्या है? या तो 2 है, या फिर 4 है, या फिर 3 है, या फिर 4। पहला ऑप्शन मतलब नहीं है। तो इसमें देखो 2 5 और 4, तीनों में सबसे पहले क्या हो सकता है? स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन कम हो जाए। अचानक से ग्रेन कैसे कम हो जाएगा जब तक प्रोडक्शन कम नहीं होगा? बैड हार्वेस्ट है। बैड हार्वेस्ट सबसे पहला रीजन होगा। तो अब दूसरा को देख लो, दूसरा तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। तीसरा देख लो, इंक्रीज नंबर ऑफ डेट्स। कैसे बढ़ जाएगा अपने? पहले खाना नहीं होगा, डेथ, अरे मृत्यु इंक्रीज हो जाना, ऐसे कैसे? अचानक से थोड़ी होगा। जब बैड हार्वेस्ट होगा तो खाना कम होगा, खाना कम होगा तो फिर प्राइस भी इंक्रीज होते रहेगा। खाना कम होगा तो एक ही चीज को करने वाले लोग के लिए क्या होगा? ज़्यादा, तो प्राइस क्या होगा? ज़्यादा, फिर डिमांड ज़्यादा होगा, फिर डेथ ज़्यादा होगा। इस हिसाब से सजाओगे तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, घर पे भी जाके देख लोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे बनाना है तुमको। अब ये छोड़िए, ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है ए ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास।